मेन रीज़न ये चैंपियनशिप थी। आपको पता होगा कि उन्होंने बोला था डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बोला डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने बोला कि नेशनल कैंप में से वहीं सेलेक्ट होगा जो नेशनल चैंपियनशिप खेलेगा। सिंगापुर वाला उन्होंने बोला कि कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये सऊदी वाला कप आ गया, फिर उसमें गए तो तब तक उनको नहीं मिला हुआ था। काफ़ी लड़कियाँ कंसर्न थी, कैंप में आके बोल रही थी हमें तो सिंगापुर वाले भी नहीं मिले। हमारी टीम में भी काफ़ी लड़कियाँ ऐसी थी जिनका फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन था, और वो इतना ईजीली हमारे साथ जेल इन हो गई थी, क्योंकि सिर्फ ना आपके पास अप टू डेटेड कोचिंग मॉड्यूल होना इनफ नहीं होता है, आपको कोचिंग स्टाइल भी होना चाहिए। हम यहाँ पाकिस्तान में कितने लड़कियाँ अपनी एजुकेशन छोड़ के, यूनिवर्सिटी छोड़ के, अपने काम छोड़ के एक कॉल आते पहुँच जाते हैं नेशनल कैंप की। मेरा मेन टारगेट ये था कि पाकिस्तान की एक मेंटेलिटी है, 25 साल की होती है लड़की को छोड़ देना चाहिए, 30 साल की होती है छोड़ देना चाहिए, शादी हो जाए छोड़ देना चाहिए, बच्चे हो जाए छोड़ देना चाहिए। Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ as usual शयान उबैद अलेक्जेंडर है, लेकिन उसका फिक्र ना करें आप। जो आज हमारे पास गेस्ट है ना, फॉर्मर पाकिस्तान की प्लेयर हैं फुटबॉल की, अब रिसेंटली रिटायरमेंट ली है उन्होंने, और वाइस कैप्टन भी रही हैं पाकिस्तान नेशनल टीम की, मलिका नूर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन करना थोड़ा सा अगर चाहूँ तो। इंट्रोडक्शन हो गया था, लेकिन चलो बोल लो जो बोलना है यार। आज हमारे साथ मौजूद है एक लेजेंडरी शख्सियत, ठीक है, पाकिस्तान विमेंस टीम की, और जो पहली पाकिस्तान विमेंस टीम जो बनी थी, ठीक है, 2010 में, और जो पहली फर्स्ट एवर सैफ चैम्पियनशिप हुई थी 2010 में, उसमें भी इनका पूरा सफ़र का आगाज़ हुआ है, और तकरीबन 22-23 मैचेस अब ये खेल चुकी हैं, और 4 गोल्स इन्होंने किए हैं। एक मुझे मैच जो है आज भी आई थिंक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मालदीव्स के अगेंस्ट इन्होंने 2010 में स्टॉपेज टाइम नहीं, 89th मिनट में इन्होंने एक पेनल्टी स्कोर की थी, 1-1 गेम फंसा हुआ था, चल रहा था, और इन्होंने जितवाया था। सो 4 गोल्स हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, 2 अगेंस्ट मालदीव्स एंड 1 अगेंस्ट भूटान। 4-1 की विक्ट्री थी। फिर एक डार्क पीरियड आता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नहीं, हमने खैर ये बात सारी बातें भी करनी थी, इंट्रोडक्शन तुमने दे दिए, बट शी इज अ लेजेंड एंड द लेजेंड इज हियर। थैंक यू सो मच मैम, इट इज एन ऑनर। थैंक यू फॉर हैविंग। अब उनसे कुछ पूछ भी लो, तो तुम्हारा पॉडकास्ट नहीं था ये, उनके बारे में। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग सर आप पूछे, मेरा कोई काम आएगा या मेरा पॉइंट आएगा, मैं चाह रहा था कुछ मिस ना हो। अच्छा किया तुमने। सबसे पहले तो जो सारों को पूछना है, सारी हमारी जो बच्चियां देख रही होंगी, हाउ डिड योर जर्नी बिगिन एज अ फुटबॉलर, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे ये इनकरेज ज़्यादातर नहीं किया जाता कि लड़कियां स्पोर्ट्स खेलें, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। सो 2007 में अमेरिकन एम्बेसी ने एक प्रोजेक्ट करना था, एक टेस्ट रन करना था कि लड़कियों की टीम बनाते हैं, लड़कियों में टैलेंट है कि नहीं। तो उससे पहले मैंने कभी स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं बहुत शाई टाइप, सिर्फ अपने काम से काम रखने वाली और बहुत चुप सी बच्ची थी। तो मैं गए थे हम लोग अपनी छोटी बहन के ट्रायल्स के लिए। वहाँ गए तो मैंने देखा सब बड़े ट्रायल्स दे रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने फुटबॉल देखा और फर्स्ट टाइम फुटबॉल टच किया। आई वाज 13-14, तो मतलब मैं स्पोर्ट्स की दुनिया से बहुत आउट थी। तो तब मैंने फुटबॉल टच किया तो कोच को नज़र आया कि नहीं शायद ये कुछ कर सकती है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग भी ट्रायल दे दो। फिर हम तीनों बहनों ने ट्रायल दिया, फिर वहाँ से मेरी फुटबॉल में एंट्री, मेरी जर्नी शुरू हुई है। ये सही प्रॉपर हिडन टैलेंट नहीं कहते जिसे, ये तो वो है। Yes. और वो सिर्फ कोच को नजर, वो जो कहते हैं ना कोच ही पॉलिश कर सकते, कोच को ही नजर आता है। मेरे ख्याल से मेरे कोच को नजर आया। सो फिर उसके बाद आपने अपनी जर्नी में कहाँ गई, कहाँ खेला, उसके बाद किस तरह नेशनल टीम तक आई? सो 2007 में जब हमारा यंग राइजिंग स्टार्स क्लब बना, तो उसके 49 डेज हमारी ट्रेनिंग के बाद ही नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी। वो चैम्पियनशिप हमने पार्टिसिपेट की, बहुत बुरे तरीके से हम आउट हो गए थे, क्योंकि हम अंडरडॉग्स फर्स्ट टाइम और बाकी अच्छी टीमें। फिर 2008 के लिए हम लोगों ने सही ट्रेनिंग की, फिर हम बने चैम्पियंस, और 3 years कंसेक्टिव हम लोग डिफेंडिंग चैम्पियंस रहे हैं। फिर 2010 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान नेशनल टीम बनी, और मैं जो है ना अपनी टीम की वो बंदी जिसके शूट में से ही पावर और टॉप स्कोरर उस टाइम पे थी, तो पाकिस्तान नेशनल टीम में मैं तब सेलेक्ट हुई। तब से पाकिस्तान को जहाँ भी सैफ कप हुआ है, सैफ गेम्स हुए हैं, पाकिस्तान के साथ रिप्रेजेंट कर रही है।
इसमें एक डिटेल मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, उनसे बेहतर तुम जानते हो। यंग राइजिंग स्टार्स और मरगला का एक मैच था, 25-0 से यंग राइजिंग स्टार्स जीती थी 2010 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। 2010 था। तो वहाँ पे एक डॉन का बकायदा आर्टिकल जो है ना वो लिखा जा चुका है, तारीख के पन्नों में जो है ना वो सुनहरे हरूफ के अंदर लिखा हुआ है कि 14 गोल्स और 11 असिस्ट इन्होंने एक मैच में किए थे, वन सिंगल मैच। तो ऑब्वियसली फिर तो नेशनल टीम में आना ही था। हाँ, यस। अच्छा, सो आपने स्टार्ट अपना कहाँ किया था, कौन सी पोजीशन पे खेलती थी? सेंटर मिडफील्ड। तो हाउ डिड यू ट्रांजिशन इनटू अ सेंटर बैक फॉर द ये जब मेरे ख्याल से ये बैन जब ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद जब नेशनल टीम में गए, उससे पहले भी मैं डिफेंसिव में खेलती थी। बट जब ये बैन हटा तो उसके बाद जब नेशनल टीम बनी तो कोई भी डिफेंडर बनने के लिए तैयार नहीं था। ओके। तो कोच ने बोला कि मलिका को सेंटर बैक खिला देते हैं। फिर तब से बस मैं एक बार पीछे गई तो आगे ही नहीं। क्योंकि ये जनरेशन आपको सेंटर बैक के तौर पे जानती है। हाँ, और मजे की बात आजकल जो भी आ रहा है, पहले से ऐसा है कि डिफेंडर्स कम बनना चाहते हैं, सारे आगे स्कोरिंग लाइन में जाना चाहते हैं। ऐसा ही होता है। तो इससे बस मुझे उधर फंसा दिया। फेम वहीं पे होती है ना, फिर गोल मारोगे तो सारे नाम लेंगे, गलतियां जितनी भी करो एक गोल हो जाएगा तो वाह वाह है। एग्जैक्टली। अच्छा, 2010 में पहली दफा जब टीम बनी थी, यू वर अ पार्ट ऑफ इट, तो उस वक्त किस तरह की फीलिंग आई होगी? एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल से मैं 15 की होंगी उस टाइम पे। मुझे नहीं पता था ज़्यादा इंपॉर्टेंस कि पाकिस्तान कलर क्या पहनना होता है। इतनी पॉपुलेशन में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, 18-20 लड़कियां हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। तो मैं तो मतलब टीम में नाम आ गया है, चिल हूँ कि मतलब नॉर्मल है, खेला है तो सेलेक्ट हुई हूँ। फिर मैंने जब अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया तो मेरे अब्बू रोना शुरू हो गए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे ख़ानदान में, हमारे नॉर्थ में लाइक हमारी बच्ची है जो फर्स्ट टाइम गई है कैंप में और फर्स्ट टाइम ही कलर लग गया। तो पापा स्पेशल, इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ था, पापा स्पेशल आए हैं हमारे हॉस्टल। फिर मुझे उन्होंने ब्लेज़र पहनाया है, सही आंखों में आंसू ला के। फिर तब मैं इमोशनल हो गई थी कि यार मतलब सच में बड़ी बात है। बिग डील। तुमने पूछना नहीं है कुछ, या अपनी स्टेटमेंट ही पूछ बीच में एक स्टेटमेंट डाल देंगे जो हमें कंफ्यूज कर। मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपने 3 सैफ में कंसेक्यूटिवली जो है ना गोल्स किए, 2010 में भी किए है, 12 में भी और 14 में भी। आपने तकरीबन, मैं अगर देखूँ तो जिसमें बैन लगा है पाकिस्तान को, उन सालों में तो ऑब्वियसली सैफ नहीं खेल पाए। बट ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने जब 2010 में खेला और आपने 2022 में खेला, अभी ये एक तो सैफ का मेयार और दूसरा पाकिस्तान की जो टीम थी उसमें कितना एवोल्यूशन है? जब 2010 से हम लोग जा रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे डिफरेंट इवेंट्स में, तो मुझे लग रहा था कि हमारा एक बिल्डअप बन रहा है, हमारी टीम स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। फिर जैसे ही बैन आ गया सब ख़त्म हो गया। अब अगर आप 2022 वाली टीम आपने देखी है तो मेरे ख्याल से सैफ कप में जब गए थे पुराने प्लेयर्स, बट तकरीबन सारे आउट ऑफ। हाजरा खान भी थी उसमें। मैं खुद वहाँ पे मैं सेकंड किड के बाद 18 मंथ्स के फ़ौरन बाद में जो है ना आई थी, तो मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। जो पुरानी टीम थी हमारी, जैसे जो टीम पुरानी वाली आई थी, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने तो छोड़ दिया था। कुछ लड़कियाँ थी जिन्होंने जो है ना वो सारे बैन के टाइम पे भी जो है ना हिम्मत करके फ़ुटबॉल खेला। खदीजा भी थी उसमें, खदीजा, हाजरा, रोशनान मापारा, अच्छी प्लेयर्स सारी थी। लेकिन जब हम सैफ कप में गए हम वहाँ देख के हैरान हो गए। बांग्लादेश मतलब जो 2014 में हमने उनके अगेंस्ट खेला था, अभी तो वो जो टीम बन चुकी है, इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया उसने। एग्जैक्टली तो बहुत डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब बहुत फील हुआ वहाँ जाके कि मतलब ये बैन ने कितना हमें जो है ना, हम एक प्रोग्रेस कर रहे थे और फिर दोबारा पीछे धकेल दिया है। सो हाउ डिड यू कोप विद दिस डार्क पीरियड? आपके मतलब मेंटल स्टेट पे प्लेयर्स के भी क्या इफेक्ट होता होगा, और उसके अलावा क्या होप थी कि वापस आएगी फुटबॉल या खेलेंगे वापस? इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हाजरा खान ने भी बोला था पॉडकास्ट में एक कि उनको प्रॉपर सीरियस किस्म का डिप्रेशन हुआ था, क्योंकि शी फॉट फॉर फुटबॉल इन पाकिस्तान अ लॉट। तो वो उस हवाले से हम थोड़ा जानना चाहते हैं मेंटली कितना आपके लिए था। सो बैन के बाद ना एक्साइटमेंट तो अपनी जगह होती है, लेकिन जब आप जाते हो कि उससे पहले 2014 लास्ट हम लोगों ने जो इस्लामाबाद में खेला था सैफ कप,
तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी और हम इम्प्रूव कर रहे थे। तो एक तरह से ना जब हम लोग फर्स्ट मैच हमारे इंडिया के अगेंस्ट कर दिया तो वो प्रेशर आपको पता है मुझे याद है वो मैच। ठीक है, तो जो भी पुराने प्लेयर्स थे, मैं थी, हाजरा थी, मापारा थी, लाइक हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्योंकि हमारे साथ न्यू भी बच्चियाँ थी और उन बच्चियों का फर्स्ट टाइम था, उनको नहीं पता है कि लाइक आपको होता है एक्सपीरियंस के साथ और एक्सपोजर के साथ आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो जो पहले वाले प्लेयर्स थे उनकी तो बहुत हालत टाइट हुई थी। हम मतलब बीच में बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए थे मैच में, क्योंकि हम ना हर तरफ से स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे कैंप भी टोटल 1 महीने का लगा था, 1 महीने का कैंप लगा था और जा रहे बांग्लादेश हमें भगा रहा है और इंडिया हमें भगा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक तरह से शॉक था वो इवेंट। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता था, मैंने सोचा था जब मिलूंगा मलिका मैम से तो बोलूँगा कि पाकिस्तान एक्चुअली प्लेड वेरी वेल। जो इंडिया वाला मैच था ना, बहुत अच्छा खेले थे, बारिंग 1-2 वो एरर्स इंडिविजुअल हो गए, बट हमें ये कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए कि उनकी जो लीग होती है, इंडिया की जो विमेंस की लीग है, वो 6 से 7 महीने की होती है। अभी उन्होंने 8 महीने की तकरीबन कर दी है वो लीग, और ये क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाला भी हुआ है। और उनकी 7 to 8 टीम्स हैं जो कि होम और अवे बेसिस पे खेलती हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, नो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। सो ये इसी पे आ जाते हैं कि मतलब हाउ डिफिकल्ट इज़ इट टू प्रोग्रेस एज अ फुटबॉलर अगर आप रेगुलर फुटबॉल ही नहीं खेल रहे हो और उसके बाद आपके पास एक प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि यार मैं रेगुलर खेल के इम्प्रूव कर सकूं, कमा सकूं, अपना घर चला सकूं। और दूसरी साइड पे आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज को देख लो तो वो प्रॉपर एक फुटबॉल लीग स्ट्रक्चर के साथ सिस्टम बनाया है और वो मतलब नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी टीम को इम्प्रूव करें, कैसे अपना नाम बनाएं। पाकिस्तान टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। पहले साल में एक चैंपियनशिप होती थी, इंटर क्लब होता था, उन्होंने वो भी करना बंद कर दिया है। तो प्लेयर्स के लिए लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है। चलो हम नेशनल कैंप में 1.5 महीना ट्रेनिंग करते हैं, 1.5 महीने में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कोऑर्डिनेशन मुश्किल से होता है, तो आप फुटबॉल स्किल्स पे कब काम करोगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ तो बताना पड़ता है ट्रेनिंग सेशन में आके कि पास की टेक्निक क्या है, वो बतानी पड़ती है आपको पहले। एग्जैक्टली ना, क्योंकि ग्रासरूट्स पे कुछ नहीं है, ये चीज़ें तो वहाँ पे होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला कि मैं 13-14 में जो है ना मैंने स्टार्ट किया, जो बाकी मुल्कों में हो रहा है ना ट्रेंड कि वो अंडर 6 से स्टार्ट करें। अब हमारे यहाँ पे कितनी विमेंस अकेडमी है जो कि अंडर 6 से स्टार्ट हो रही है? कराची यूनाइटेड, लेगेसी, 2 और कौन है? आई डोंट थिंक सो। तो आपका कोई है ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं है पाकिस्तान में कि अंडर 6 से बच्चियों को ट्रेन किया जाए ताकि वो उस लेवल पे खेल सकें जिसमें बांग्लादेश और इंडिया खेलते हैं। एटलीस्ट उस लेवल तक तो पहुंचे। हाँ, एटलीस्ट उधर तो आप फाइट करें ना। अभी हमने सैफ चैंपियनशिप फिर खेलनी है अक्टूबर में होपफुली। हाँ, तो मतलब नाउ अब तो आप यही बोलेंगी बेस्ट ऑफ लक। यही बोलूंगी ना, बैठ के मैं देखूंगी यार। अच्छा थोड़ा सीरियस हो जाए, ठीक है? रिटायरमेंट पे आ जाए आपकी, व्हाई? सिंपल सा सवाल है। बहुत से रीजंस हैं। रिटायरमेंट के वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोची थी, क्योंकि जब मैं बैन उठने के बाद कैंप में गई ना, तो मुझे जब वापस आई तो फील हुआ कि क्योंकि एक बेटा मेरा तब मेरे ख्याल से 3-4 साल का और एक मेरा भी 1 year और 1.5 था, तो मुझे तब ही फील होना शुरू हो गया कि लाइक मैं इनसे दूर जा रही हूँ तो मुझसे थोड़े डिस्टेंट हो रहे हैं। लेकिन फिर मैं दूसरा कैंप लगाया तो मैंने कहा नहीं, ये तो चिल हो गए, थोड़े यूज्ड हो गए कि मामा दरमियान में जाती है लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारे टाइम मिल जाता है। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डिले करती हूँ। मैंने सोचा 34, 35 तक, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि जब तक मेरी पोजीशन पे आके लाइक मुझे ऐसा लगे कि मैं सब पे हो गई हूँ और मेरी जगह कोई अच्छा प्लेयर आ गया पोजीशन पे, मैं तब रिटायरमेंट दूंगी आराम से, खुशी खुशी। खैर वो टाइम भी नहीं आया अभी, लेकिन मुझे रिटायरमेंट देना पड़ा। मेन रीज़न अभी अचानक से रिटायरमेंट की थी ये नेशनल चैम्पियनशिप। नो फिल्टर, ऑनेस्ट जो है ना, जी हमें ये चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए हमें। तो मेन रीज़न ये चैंपियनशिप थी। आपको पता होगा कि उन्होंने बोला था डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करें, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बोला डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट नहीं करें, और फिर उन्होंने बोला कि नेशनल कैंप में से वहीं सेलेक्ट होगा जो नेशनल चैंपियनशिप खेलेगा। तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी प्लेयर्स डिपार्टमेंट्स के हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्लेयर को फैसिलिटेट कर रेगुलर पेचेक मिलता है, जहाँ पेचेक मिलता है, और उसके अलावा क्लब कोई ऐसे स्टैंडर्ड का बना नहीं है। मैं तो तैयार हूँ, मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ जो लड़कियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ जो डिपार्टमेंट्स में आना चाहती हैं, मैं उनको निकालूंगी उधर से। अगर कोई ऐसा क्लब दिखा दो जो उनको वैसे फैसिलिटेट करता है जैसे आर्मी वापडा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अचानक ही अनाउंस किया कि डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ क्लब चैंपियनशिप होगी। तो अब आर्मी डिफेंडिंग चैंपियन है, आप उसको नेशनल चैंपियनशिप बोल रहे हो, तो वो
अपना टाइटल कैसे ऐसे ही देगा। तो शुरू में ना ये बहुत डिप्रेसिंग और बहुत टेंशन वाला जो है ना, वो कुछ दरमियान में फेज आया जब चैंपियनशिप की रजिस्ट्रेशन हो रही थी कि मतलब मैं ऐसे आर्मी को डिच भी नहीं कर सकती और फिर मैं चैंपियनशिप भी खेलना चाहती हूँ नेशनल टीम के लिए। फिर जो मेरे साथ छोटी बच्चियां हैं, लाइक मैं अभी तक हूँ सबसे बड़ी, उसके बाद सारी बच्चियां हैं, सारी 20s अर्ली 20s में, तो वो सारी बच्चियां बोले मलिका आप हम क्या करें। तो काफ़ी हम लोगों ने आर्मी वालों से बात किया, फेडरेशन से बात की, कन्विंस करने की कोशिश की कि ठीक है आप लोगों का आइडिया अच्छा है, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स आप ख़त्म कर रहे हो और क्लब की तरफ जाना चाह रहे हो, बट एक प्रोसेस होता है उसका, ठीक है, एक सिस्टमाइज चीज़ होती है। लेकिन अचानक से आप बोलो, आपका मूड हो जाए कि नहीं क्लब चैंपियनशिप कर रहे हो, आप क्लब चैंपियनशिप करो, तो मैं डिपार्टमेंट क्यों छोड़ेगा अपने प्लेयर्स को। खैर बहुत कन्विंस करने के बाद फेडरेशन ने तो कुछ नहीं किया, फिर आर्मी ने हमें एनओसीज दे दिए। फिर कंडीशन भी ये थी ना कि आपके पास एनओसी हो नेशनल चैंपियनशिप पार्टिसिपेट के लिए। बट मेरा तब दिल उठ गया, मैंने कहा उस नेशनल टीम के लिए मतलब मुझे नहीं चाहिए इस तरह की, मतलब मैं एक जगह से अनफेयर हो रही हूँ और वो भी उस नेशनल टीम के खेलने के लिए जहाँ पता नहीं है आज नेशनल टीम है, आज टीम में है, कल टीम में नहीं है, आज ये सेलेक्ट है, कल वो सेलेक्ट है। एग्जैक्टली मैच हो भी रहे हैं नहीं, मैच हो रहे हैं, आज बैन होगा, कल बैन होगा कुछ। और आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने जो बैन हुआ है ना कोविड में फुटबॉल के बैन में, प्लेयर्स की पेमेंट्स उन्होंने नहीं रोकी हैं। तो आप कैसे लास्ट मिनट उनको बोल सकते हो कि लाइक अपने प्लेयर्स को दे दो क्लब से खेलेंगे। तो इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा फोर्स किया कि भाई ठीक है मैं रिटायरमेंट दे रही हूँ, मैं ट्राई करूँगी कि लाइक मैं आवाज़ तो एटलीस्ट उठाऊँ अपने प्लेयर्स के लिए कि ये बहुत अनफेयर हुआ है कि ये चीज़ें प्लेयर को सिर्फ खेलने के बारे में टेंशन लेनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये मैं थोड़ा क्लैरिफाई फिर से कर देते हैं कि मलिका मैम ये कह रही हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं कि उनको जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनको निकाल रहे हैं, दैट इज़ नॉट द इशू। अगर आप क्लब सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन एक तरीका होता है, ट्रांजिशन का एक तरीका होता है, स्लोली ट्रांजिट आपने करना होता है। ये नहीं कि एक दिन नोटिस दिया तो दूसरे दिन। कंसिडरिंग कि एक साल पहले मतलब सितंबर में इनके लास्ट फ्रेंडलीज हुए हैं, उसकी भी मैं पेमेंट के ऊपर अभी आऊँगा लेकिन सितंबर में लास्ट फ्रेंडलीज हुए, कितने महीने हो गए साथ भाई? ऑलमोस्ट ईयर होने वाले हैं। 3 डिपार्टमेंट्स फंक्शनल हैं विमेंस के पाकिस्तान की सरहदों के अंदर, ठीक है। वही मंथ्स जो है ना वीकली या मंथली बेसिस पे इनको पैसे दे रहे हैं, बाकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ज़ाहिर है प्लेयर्स मजबूर हैं कि उस डिपार्टमेंटल सिस्टम पे क्या रहें, डिपेंडेंट रहें। कोई भी नहीं चाहता कि उस पर डिपेंडेंट रह जाए, बट स्ट्रक्चर ही ऐसा हमने बनाया हुआ है। अगर ये कल को इस तरह की 10 लेगेसी की टीमें खड़ी हो जाए, आपको नहीं लगता कि आराम से क्लब सिस्टम जो है आराम से आ सकता है, आराम से आ सकते हैं। वही है ना कि एक सिस्टम हो, एक आगे हमें नजर आए कि फ्यूचर वहाँ। वन ऐसा होता है कि क्लब्स बनते हैं, अगले साल खत्म हो जाते हैं, चैंपियनशिप के लिए बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। अंडरस्टैंडेबल है ये। आज फिर वो जो तुमने हाँ जी अच्छा, ये मैं ज़रा कोट करके पूछूंगा ताकि मेरे पे कल को कोई ना आए। फैज़ान लखानी का प्रॉपर एक आर्टिकल आया था जियो सुपर पे, मैंने लिखा भी हुआ है, अगस्त 2022 में, ठीक है। उन्होंने आर्टिकल में ये लिखा है कि एक तो मेंस और वेमेंस की जो वेजेस थी, ये साद भाई ने भी इस पे आर्टिकल लिखा था, वो इक्वल जो है ना कर दी गई थी। और $75 जो था वो नॉन मैच डेज़ का था और $150 जो था वो मैच डेज़ का था, जो कि हारून मलिक ने ख़ुद भी अनाउंस किया था। 4 लाख इसमें लिखा हुआ है कि मेंस को भी और वेमेंस को भी जो ट्रेनिंग कैंप अटेंड करेंगे उनको पैसे मिलेंगे। क्या सिंगापुर टूर के बाद आपको ये पैसे मिले? नहीं, सिंगापुर वाला टूर में नहीं गई थी। आपने गई तो नहीं थी, बट ब्रेक लेती हूँ, मैं तमाम लड़कियों के लिए वैसे नहीं मिला। हाँ। मैं फिर सिंगापुर वाला उन्होंने बोला कि मेरे ख्याल से उनको बोला था कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये सऊदी वाला कप आ गया, फिर उसमें गए तो तब तक उनको नहीं मिला हुआ था। काफ़ी लड़कियाँ कंसर्न थी, कैंप में आके बोल रही थी हमें तो सिंगापुर वाले भी नहीं मिले। मैंने कहा शायद एक साथ दे देंगे। अच्छा। फिर सऊदी वाले भी अभी तक नहीं आए हैं, और जब पूछो फेडरेशन से तो वो कह रहे हैं कि फीफा ने फंड रिलीज नहीं किया है। और आपने इस पे ट्वीट भी की थी कि मैंने ट्वीट किया है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, लाइक हमारे पास क्या है कांटेक्ट के लिए फेडरेशन है, हम फेडरेशन से कांटेक्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए। तो आप फेडरेशन को कांटेक्ट करो तो वो आगे से बोल रहे हैं कि इस तरह फीफा फंड नहीं भेज रहा है, तो व्हाट्स नेक्स्ट, हम क्या करें? सो डू यू थिंक द फेडरेशन हैज फेल्ड कलेक्टिवली? यार आई गेस इट हैज, क्योंकि इन दिस रिगार्ड सिर्फ ये फीफा फंड्स को लाने की रिगार्ड। हाँ, क्योंकि
आप जब लाइक यंग होते हो, आप खेलते हो अपने मज़े के लिए, हो आपकी एज अ हॉबी खेलते हो, शौक होता है आपका खेलने का, बट आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक कि मैं काम कर रही हूँ अच्छा खासा, ठीक है, जॉब कर रही हूँ मैं अच्छी खासी, अपना काम चला रही हूँ, और फिर अचानक कैंप आता है, मैं कैंप के लिए सब कुछ छोड़ के जाती हूँ, और फिर कैंप में मुझे कुछ मिलता नहीं है, और फिर मेरे यहाँ से मेरे क्लाइंट्स भी जा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? तो मेरे ख्याल से फेडरेशन प्लेयर्स के बारे में नहीं सोच रहा उस तरह जिस तरह उसको सोचना चाहिए. शायद उनके दिमाग में है कि पाकिस्तान में भाई लैंडलॉर्ड प्लेयर्स हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, जबकि ऐसा नहीं है. इसमें ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप अभी हुई है. आपने जैसे कहा कि सारी प्लेयर्स जो है ना उस बैकग्राउंड से नहीं आती, जो एक स्ट्रेटा होता है, एलीट स्ट्रेटा, उससे नहीं आती. PFF ने प्राइज़ मनी दी है नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप की? मेरे हाथ से नहीं दिया है. अब इतनी जल्दी तो नहीं देते हैं वो. नहीं, वैसे कोई उनका प्लान है देने का? क्या बोला तो है देंगे, बोला तो है देंगे. ये कैसे बताएंगे? मैं कैसे बताऊँ? ये आप किसी मैनेजमेंट वाले से पूछे ना, किसी क्लब के. ओके, लेकिन मैं ये करना चाहता कि अभी तक आपको मिले कि नहीं? अभी तक एज इट स्टैंड्स. ओके, ये कंफर्म करना था हमने. ठीक. अच्छा, और कोई फेडरेशन पे सवाल है तुम्हारा तो पूछ लो. वैसे हम फेडरेशन की बात करें, फेडरेशन तो फिलहाल लाइक एक प्रॉपर बॉडी भी तो नहीं बॉडी है, नहीं है. एनसी पे हम इतना डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो आज हैं कल नहीं होंगे. कोई आएगी, इलेक्शन होंगे, कोई कह तो रहे हैं दिसंबर में आएंगे, अब देखते हैं, पता नहीं. तो मेरे ख्याल से बस हम उसका वेट करेंगे, उसके अलावा हम कुछ एज प्लेयर्स, एज फैंस, एज स्टेक होल्डर्स इन फुटबॉल हम यही होप कर सकते हैं कि मतलब आज एक इलेक्टेड बॉडी, ताकि फिर आगे फुटबॉल के जो है सिनेरियो वो बढ़ सके. एग्जैक्टली. और कोई इससे रिलेटेड है बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं, थोड़ा पर्सनल में जा. बिल्कुल सर, आप ठीक है. सबसे पहले ये मैंने खुद एक्चुअली मेरे लिए सवाल है ये, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी, अब तो खैर रिटायर हो गई हैं, बट स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हैं. इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हुई हूं. डोमेस्टिक खेल रही हैं. ओके, सॉरी. और साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मदर भी हैं, राइट? यस. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर you specifically to balance both these things? Because I see women try to juggle both of these things, working women with obviously mothers, और बड़ा डिफिकल्ट होता है. आप तो फिर उससे भी ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन है, तो किस तरह मैनेज करते हैं? बहुत डिफिकल्ट होता है ये जो है ना. मैं सारा क्रेडिट देती हूँ वैसे अपनी मदर को, क्योंकि वो मेरे पास रहती हैं. लाइक एक घर छोड़ के मेरी अम्मी का घर है, तो वो ज़्यादा मेरे बच्चों को संभालती हैं. लेकिन जब वो नहीं होती हैं या उनकी तबीयत ख़राब होती है और मैंने ही सारा खर्च करना होता है, ट्रेनिंग से वापस आओ, बच्चों को खाना शाना खिलाओ, पकाओ, खिलाओ, सुलाओ, इट्स लाइक वेरी टफ. लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे देन मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर मैं जो है ना वो चीज़ें ना करूँ, लाइक फुटबॉल इज़ काइंड ऑफ थेरेपी. आप मुझे बोले, मेरे लिए थेरेपी है फुटबॉल. लाइक मैं दुनिया भूल जाती हूँ जब मैं फुटबॉल खेलती हूँ, तो सारे टेंशन्स वगैरह, सारे स्ट्रेस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं. तो मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं घर अच्छा संभाल लूँगी, लेकिन बीच में मुझे खेलना लाजमी है. तो मैं ये सोच के जो है ना सारा घर संभाल रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, फैमिली को प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, कि मैं अपने टाइम के लिए फुटबॉल के लिए जा रही हूँ. So तो मेरे ख्याल से थेरेपी होगी फुटबॉल. फुटबॉल मेरी थेरेपी है. और माशाल्लाह से लाइक मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज भी ये बात समझते हैं कि ये घर में रहेगी, सिर्फ बच्चों का ख्याल रखेगी तो डिप्रेस हो जाएगी. तो इसको बच्चों का ख्याल रखने दो, लेकिन बीच बीच में बाहर निकलना, बाहर जाना, अपने लिए टाइम निकालना इम्पोर्टेंट है. तो मेरे ख्याल से टफ है, बट फुटबॉल लाइक मेरी लाइफ में बच्चों से पहले, शादी से पहले फुटबॉल ही था. बच्चे तो बाद में आए हैं. टेक नोट नोट्स लिख लो, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरे लिहाज से आपके लिए फुटबॉल है, किसी के लिए कोई और हॉबी होगी. दैट इज योर थेरेपी. यू नीड दैट बैलेंस इन योर लाइफ. अच्छा, आपने अभी इन लॉज की बात की, तो उस पर भी मैंने आना है. माशाल्लाह यू कम फ्रॉम अ वेरी इलस्ट्रियस स्पोर्टिंग फैमिली इन पाकिस्तान, जहाँ पे ऑब्वियसली MMA के हमारे अलूमी करीम, अनीता करीम एंड एहतशाम भी, योर हस्बैंड. सो एक आप इस तरह की फैमिली में हैं, आपने बता भी दिया कि वो बड़े अंडरस्टैंडिंग हैं. तो आपकी पर्सनल ग्रोथ एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह होती है इन सब, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बाकी भी सारे स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द हैं. सो घर पे क्या सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें होती हैं? नहीं, हम वैसे भी बातें कर लेते हैं. लेकिन यस, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड एहतशाम से मिलने से पहले ना, आई जस्ट यूज्ड टू प्ले फुटबॉल. मुझे ये फिटनेस
ऑफ सीजन जो ट्रेनिंग होती है आपकी, उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज इनसे मिलने के बाद हुआ है, क्योंकि इनका MMA और MMA के बाद जो है ना, इनका फिटनेस का नॉलेज इतना है कि उन्होंने अपने एथलीट्स वगैरह सब निकाले हुए हैं, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया है, और मेरे अभी तक खेलने की वजह वही है। और मुझे कुछ समझ नहीं आती है, मैं उलूमी से पूछती हूँ, एहतिशाम से पूछती हूँ, दे आर ऑलवेज देयर कि मैं पूछूँ कुछ, और फिर वो मैं एक चीज़ पे 10 चीज़ें मुझे बताएं कि लाइक कुछ समझ आए और ये चीज़ करो। मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल है ये। और मेरे खैर हमने शुरू में ही जब हमारी शादी हुई थी, उससे पहले भी हमारा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री आया था, इंटरव्यू आया था, तो तब भी हमने यही कहा था कि जो बंदा जिस फील्ड में है उस फील्ड का बंदा चूज करे तो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हम बस वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉडकास्टर ढूंढो फिर। एग्जैक्टली। एनीवेज, मैं पूछना चाह रहा था, मैंने ये बहुत सोचा था इस बारे में कि ये लाजमी पूछना है। जो सऊदी अरेबिया वाला मैच था ना, उसमें मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, ठीक है, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था वो मैच मैं अपने चैनल के ऊपर। मैं सिर्फ आपकी मैं नहीं बात करने वाला, रेफरिंग, मैं जस्ट रेफरिंग की बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है ना, वो 12 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रही है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बुरी रेफरिंग नहीं देखी। मैं अपने लिटरली बाल नोच रहा था। मैंने ये जब जुल्फिया नज़ीर से भी बात की थी, मैंने उनसे भी कहा था, एंड शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द रेफरिंग। आपका उस पर क्या ख्याल है? हमारा इससे पहले भी एक इवेंट हुआ ना, ये 6 नेशन सीरीज़ था, उससे पहले 4 नेशन सीरीज़ था। तो 4 नेशन सीरीज़ में हमें थोड़ा सा शॉक लगा था रेफरिंग का, क्योंकि लाइक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब पाकिस्तान में क्या हर जगह होता है, रेफरी इक्का दुक्का कुछ गलत करता है, अनफेयर करता है। बट जब 4 नेशन सीरीज़ में हमने देखा कि लाइक ये तो खुला तजाद है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो 6 नेशन सीरीज़ में ना लाइक हमने एक्सपेक्ट किया था कि रेफरी को मिला के हम 12 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। तो हमारे लिए मेरे ख्याल से ज़्यादातर प्लेयर्स के लिए वो नॉर्मल चीज़ हो गई थी, क्योंकि पिछला हम एक्सपीरियंस कर चुके थे। क्योंकि उसमें चलो पेनल्टी तो मिली, ऑफ साइड 2-3 थे जो नहीं देने चाहिए थे, 2-3 उन्होंने ऑफ साइड दिए थे और बहुत ज़्यादा ज्यादती थी। ऑफ साइड दिए थे, उनके हैंडबॉल्स जो थे वो नहीं दिया हमें। हाँ, तो ये इश्यूज। मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था, ये बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, एक सेकंड फॉर हर फैंस। एक सेकंड, इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट इस मैच की बात कर रहा था एलेक्स। मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। एलेक्स सीधा पूछते मैन से कि मैंने कुछ आपने वो पेनल्टी मिस की थी। मैंने कहा यार, मैंने ये भी कहा था कि उन्होंने 4 गोल्स मारे एंड शी इज अ लेजेंड। एनीवेज, सही बात नहीं है, एलेक्स को माफी है वो। अच्छा चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना? ये मैं वैसे फैंस के लिए पूछना चाहता है, सब्सक्राइबर्स पूछना चाहते हैं, आपका कोई फेवरेट फुटबॉलर, कोई क्लब, कोई यूरोपियन क्लब, किसी को आप सपोर्ट करती हैं? यार मैं फ़ुटबॉल मैचेस सबके देखती हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम से मैं US नेशनल टीम विमेंस की जो है ना मैं फॉलो कर रही थी। बाकी हर मैच से पहले मैं वेन डाइक के वीडियोस देखती हूँ। ओके, अब मैं उस पोजीशन पे गई हूँ तो मैंने कहा ओके, ये लिवरपूल फैन है, इसको आपने खुश कर दिया। वो देखिए, वो उसकी चाय नहीं खत्म हो रही। मैं पॉडकास्ट खत्म हो गया। अच्छा, तुमने 1-2 और सवाल पूछने थे। बिल्कुल, हाँ, पूछ लो। मुझे लगा आप पूछेंगे। नहीं, अच्छा, पूछो। अच्छा मैम, ये ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि ग्रास रूट्स में ना बेहतरी आए विमेंस के, ताकि हमारी जब पाकिस्तान टीम इंडिया को जाके खेले तो फाइट हो रही हो प्रॉपर, ऐसा लगे कि एक मैच हो रहा है, पूरा टाइम हम डिफेंड ना हाँ डिफेंड ना करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच में मुझे थोड़ा फील हुआ। बट एनीवेज, उसके लिए ग्रास रूट्स पे अंडर 6 पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने लेगेसी पे, मैं चाहता हूँ थोड़ी आप उस पर बात करें कि आपकी जो एकेडमी अब स्टार्ट हो रही है, आपको उससे कितनी होप मिल रही है, और हाउ मच इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि जो विमेंस फुटबॉल है वो अंडर 6 से स्टार्ट कर देनी चाहिए? यार अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री में स्पोर्टिंग कल्चर हो, आपके एथलीट्स निकलें, करियर बनाएं स्पोर्ट्स में, तो आपको ग्रास रूट लेवल पे अंडर 6 पे शुरू कर देना चाहिए। और मज़े की बात, मैं गई थी फैज़ान भाई के पास जब ये फुटबॉल फैक्ट्री का बूट कैंप लगा था, क्योंकि तब नेशनल कैंप हमारा लगने वाला था, उससे पहले हमने कुछ फिटनेस टेस्ट देने थे। तो वो बूट कैंप में मैं गई, फिर मैंने वहाँ देखा कि मतलब उस बूट कैंप में इतने बच्चे आए थे। फिर फैज़ान भाई ने बोला कि इस तरह इन्होंने दोबारा एकेडमी शुरू करनी है हफ्ते 2 हफ्ते बाद। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं साथ खेलती हूँ, मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। हाँ, फिर मैंने देखा यार जिस तरह इन्होंने ना अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, फिर उससे थोड़ा सा एज कैटेगरी हाई होती है, फिर जूनियर अंडर 14 टीम है, 16 है, सीनियर टीम है।
फिर जब मैं गई, फिर मेरे साथ और भी लड़कियां आई। वैसे फुटबॉल फैक्ट्री एकेडमी है, हम जब इवेंट्स खेलने जाते हैं तो हम लोग लेगेसी के नाम से खेले जाते हैं। लेगेसी मेन विमेन दोनों है। मुझे लगता है कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं ना ग्रास रूट लेवल पे, उनके कोचेज हैं, सर्टिफाइड कोचेज हैं, खुद प्लेयर्स रह चुके हैं, तो अगर ये कंटिन्यू होता है ना तो ये मेरे ख्याल से अब लाहौर में भी खुल गया है, जहाँ जहाँ खुल रहा है वो लोगों को नजर आ रहा है रिजल्ट। हमारी टीम में भी काफ़ी लड़कियां ऐसी थी जिनका फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन था। Exactly. और वो इतना इजीली हमारे साथ जेल इन हो गई थी, क्योंकि सिर्फ ना आपके पास अप टू डेटेड कोचिंग मॉड्यूल होना इनफ नहीं होता है, आपको कोचिंग स्टाइल भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इनके कोचेस भी ऐसे हैं कि प्लेयर को उनके लेवल पे जाके समझाते हैं कि जब वो आगे कोई इवेंट आ रहा है तो उसमें उन्होंने क्या करना है। अब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन है, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो जाके क्या पता नहीं इधर से लेके उधर जाके ड्रिबल करके गोल कर दें, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब उसका एक छोटा सा रोल उसको दिया गया है तो वो पूरा करे। उसको वो रोल समझाते हैं कि तुम्हारा ये रोल है, तुमने वो रोल कंप्लीट करना, क्योंकि रोल ही मेन चीज़ है और टैक्टिक्स ही जो है ना समझ नहीं आती। ईमान मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ा टैलेंट निकला है आपकी इस टीम से, और हमजा नुसरत आपके कोच हैं, उनसे मैंने बात की, वो पेप गार्डियोला के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो वो मुझे समझ आ गई कि उनकी फ़िलासफ़ी क्या है। ईमान मुस्तफ़ा पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप उन पे टच करें कि किस तरह से वो आई हैं, मतलब शी हैज़ जस्ट बर्स्ट ऑन टू द सीन और वो नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप की टॉप स्कोरर बन गई। हाँ, सो ईमान जब हम लोगों ने शुरू में एकेडमी शुरू की थी तब हमारे साथ आई थी, देन वो किसी रीज़न की वजह से ऑफ सीन चली गई थी। फिर चैम्पियनशिप के करीब पहले जब चैम्पियनशिप अनाउंस हुआ तो हमने उसको दोबारा कांटेक्ट किया तो वो एक्साइटेड आ गई, लेकिन कमिटमेंट्स की वजह से वो रेगुलर नहीं हो सकी थी। तो इस वजह से हमारे कोच ने शुरू के मैचेस में कहा कि ईमान को हम थोड़ा सा बेंच पे बिठा के एक्सपीरियंस देते हैं, ताकि क्योंकि उसने वो स्ट्राइकर वाले पोजीशन में ना हमारे साथ टीम में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं आ सकी थी। फिर उसके बाद 1-2 मैचेस के बाद कोच ने बोला कि अब हम इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि हर मैच के बाद ना वो जाके उसको जो उसकी पोजीशन पे खेल रही थी लड़की उसका एनालिसिस देते थे कि तुमने देखा इसने ये किया है, वो किया, अगर इसने ये नहीं किया तो तुमने करना है। तो मेरे ख्याल से उस वजह से 2 मैचेस के बाद उसमें कॉन्फिडेंस आया और कोच भी कॉन्फिडेंट हो गए कि अब ये इस पोजीशन पे खेल सकती है। तो उसने वो काम किया कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट पोजीशन पे पहुंची है, तो उसने इतना चिल होके विदाउट एनी प्रेशर गोल्स किए हैं। बिल्कुल। वैसे गोल्स की बात करनी है, आप you are the joint highest scorer for Pakistan in international football. बीच में इतना बड़ा बैन लगा रहा है, और वो मिस भी हुआ। What could have been? यार मैं कह रही हूँ ना, हमारा फुटबॉल का इमेज ही डिफरेंट होता अगर हम पे वो बैन ना होता। क्योंकि जिस तरह हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, टीम इम्प्रूव कर रही थी, हम पहले हम लोगों ने अफ़गानिस्तान, मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका, इन सब को हराया, इन सब से आगे आते गए, लेकिन जैसे ही बैन लगा ना वो आगे जाते गए, हम पीछे जाते गए। Obviously. तो अगर ये बैन ना होता तो मेरे ख्याल से हमारा फुटबॉल इमेज पाकिस्तान का बहुत डिफरेंट होता, और हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो चुकी टॉप स्कोरर भी और टॉप स्कोरर होती हैं। अभी तक हूँ तो खैर है, जब तक ये खत्म नहीं, रिग्रेट नहीं करवाना था, आपकी गलती है कि सर आपका विजन है सर। अच्छा, खैर जब वापस आई फुटबॉल तो हमने देखा कि काफी ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ डायस्पोरा प्लेयर्स आए। Do you think that was a good idea or is a good idea? सो डायस्पोरा प्लेयर्स को लाना, मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म फुटबॉल के बारे में सोचते हो, डेवलपमेंट के बारे में, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म आपको लगता है कि हम लोगों ने इवेंट जीतना है तो आप उनको बुला लें, हमें कोई मसला नहीं है, वो टीम के साथ आएंगे, खेलेंगे, अच्छा रिजल्ट देते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो आपको लोकल पे काम करना चाहिए, क्योंकि डायस्पोरा आपका प्रोडक्ट नहीं है। वो आएंगे, खेलेंगे, आप सिर्फ क्रेडिट लोगे, तो कुछ काम करना है तो लोकल पे करना है। तो मेरे ख्याल से अच्छा है कि वो सोच रहे हैं कि फुटबॉल का भी इमेज बना रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये सोच है शायद कि इमेज बनाना है, फुटबॉल का कल्चर बनाना है, तो हम डायस्पोरा डाल देते हैं। लेकिन इन रियलिटी मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस लोकल पे होना चाहिए, क्योंकि व्हाट आई थिंक कि जो पाकिस्तान में रह के ख्वार होके नेशनल टीम में जाता है ना, उसकी जो फीलिंग होती है, मतलब जान जाए बॉल न जाए वाला सीन होता है। एंड आई डोंट थिंक मे बी, शायद आई एम रॉन्ग, लेकिन आई डोंट थिंक कि डायस्पोरा में वो फीलिंग होती है। वो ऑब्वियसली सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एग्जैक्टली। आई थिंक हाइब्रिड सिस्टम रखना ज़रूरी है। हमने बहुत बार ग्रास रूट्स की बात की है और वो यही है
कि जब आप ग्रास रूट्स पे काम करते हो, लोकल पे काम करते हो आप, और इसका बीच का रास्ता जो है ना, वही जो बात है किफ़ायत शुमारी जो होती है, उसको आप सॉरी शारी, आपकी उर्दू मुझसे ज़्यादा अच्छी है। एनीवेज वो जो है ना, बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है, हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे दिमाग में तो यही आता है कि क्विक फिक्स, जिस तरह आपने बात की है, डायस्पोरा प्लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, जो करंट हमारा क्लाइमेट है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप ग्रास रूट्स पे काम नहीं करोगे ना, तो मेरे लिहाज से आपको इनकी ज़रूरत फिर पड़ती रहेगी। एग्जैक्टली वही कह रही हूँ ना हम। और फिर ऐसा है कि आप डायस्पोरा प्लेयर्स ऐसे लेके आओ कि टोटली कमिटेड हों पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, कि जब बुलावा आए आपने पहुंचना है। ये नहीं कि आप हमारी लीग चल रही है, ये हो रहा है, वो एग्जैक्टली मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप जिसको बुला रहे हो, हम यहाँ पाकिस्तान में कितने लड़कियाँ अपनी एजुकेशन छोड़ के, यूनिवर्सिटी छोड़ के, अपने काम छोड़ के एक कॉल आती पहुँच जाते हैं नेशनल कैंप के लिए। तो अगर आप डायस्पोरा को बुला रहे हो कि ऐसे डायस्पोरा को बुलाओ जिनके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट रखे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि 2021 से लेके, जब ऑब्वियसली नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप अचानक से डिसरप्ट होगी, हमें रीज़न पता है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, 3 सालों में जो लोकल प्लेयर्स हैं, कौन सा कंपटीशन रहा है उनके लिए, कितने कॉम्पिटिशन्स वो खेले ऑफिशियल? सो 2021 में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी कराची में, वो तो आपको पता है। फिर उसके बाद 23 में या 22 में नेशनल गेम्स हुए थे, जिसमें डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फिर अभी रिसेंटली नेशनल चैम्पियनशिप मुक गई है। मतलब 3 साल में 3 हुए हैं, और वो भी कितने हफ्ते के हुए हैं? 5-6 हफ्ते के। हफ्ते के? आई थिंक 2 हफ्ते के। 2 हफ्ता 2-3 हफ्ते मैक्स। 2 से 3 हफ्ता। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंडिया की जो विमेंस लीग है वो चलती है 7 to 8 months। उससे जो नीचे लिखा हुआ है वो भी पूछ लो। वो मैं पूछता हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, थोड़ी गहरी सांस लेनी पड़ेगी। अच्छा मैम, हमने ना जो लेगेसी की जो सोशल मीडिया, उसको हमने छाना था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी थी, और जुल्फिया नज़ीर को हमने देखा था, और निशा अशरफ ने भी आपको ज्वाइन किया था। लिस्ट में उसी टाइप का एक नाम आया हुआ है एक सर्टन लिस्ट में, लेकिन उधर नहीं जाते। वर दे गोइंग टू प्ले फॉर यू नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में? कोई ऐसा इरादा था उनका? जुल्फिया का तो कंफर्म था हमारी तरफ से खेलेगी। निशा ने बोला था खेलेगी, बट मेरे ख्याल से उसके फ्रेंड्स ज़्यादा उधर हैं तो वो उधर चलेगी। बट जुल्फिया मेरे ख्याल से काफ़ी, मेरे ख्याल से उसका सब कुछ कंफर्म हो गया था हमारी साइड से। बट फेडरेशन ने रजिस्ट्रेशंस की डेट्स को आगे पीछे किया, जिसकी वजह से, और फिर पहले उन्होंने डेट भी कंफर्म नहीं बताई कि चैम्पियनशिप की डेट क्या है। तो जुल्फिया का इशू था, वो वहाँ काम कर रही थी, उसने बोला कि डेट कंफर्म होगी तो मैं आ सकती हूँ। वो दुबई में थी उस टाइम? हाँ, दुबई में थी उस टाइम पे। तो उसने बोला था कि डेट कंफर्म होगी तो मैं आऊँगी, और डेट कंफर्म नहीं की। और फिर जब डेट कंफर्म हुई, जुल्फिया हमारे पास कंफर्म हो रही थी, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अचानक से बंद कर दी। अदला बदली होगी, कुछ समझ नहीं आया कि हमारी तरफ से उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, और फिर अचानक से नेशनल चैम्पियनशिप में वो जो है ना फिर केसी की तरफ से आ गई। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वी वर श्योर कि वो हमारी तरफ से खेलेगी, बट फिर वो नहीं खेल पाई। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। एनीवेज, अच्छा, लास्ट थिंग मैम, आप एक मैसेज देना चाहें फॉर यंगर फुटबॉलर्स हु एस्पायर टू बी मलिका नूर? यार लेजेंड मलिका नूर, प्लीज। नहीं, सो ख्वारी बहुत है पाकिस्तान में, स्पेशली जब आप इस फील्ड में हो तो बहुत ख्वारी है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना विलिंग हो, कि आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, कितना चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, कितना डेडिकेटेड हो, ठीक है। और फिर पाकिस्तान के फ़ुटबॉल का आपको पता नहीं होता है कि आज बैन लगा है, कल खुल जाएगा, आज टीम है, कल टीम नहीं होगी, मतलब कुछ भी पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से जिसने भी, अगर, क्योंकि मुझे जो चीज़ हेल्प की है, मुझे फ़ुटबॉल इतना पसंद था कि इवेंट्स हो ना हो मुझे मैटर नहीं करता था। मैंने अपनी ट्रेनिंग रखी है, मैंने अपने आप को इस फील्ड से इन टच रखा है। तो अगर किसी ने आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान की, एक तो मेरा मेन टारगेट ये था कि पाकिस्तान की एक मेंटेलिटी है, 25 साल की होती है लड़की को छोड़ देना चाहिए, 30 साल की होती है छोड़ देना चाहिए, शादी हो जाए छोड़ देना चाहिए, बच्चे हो जाए छोड़ देना चाहिए। तो मैंने ये ट्राई किया है कि ये जो लोगों की एक माइंडसेट बना हुआ है ना, ये चेंज करने का। तो अगर कोई चाहता है कि वो ऐसे ही खेलता रहे, ऐसे फिट रहे, तो इन टच रहना लाजमी है, और इवेंट्स पे और नेशनल टीम की कॉलिंग्स पे डिपेंड नहीं करना है। दैट इज इट।
कुछ और तो नहीं पूछना ना तुमने? No. पूछना है तो ऑफ कैमरा ही पूछना। अभी हमारे पास टाइम खत्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एलेक्स मुझे और मैम को हर जगह फॉलो करते हैं। उसके अलावा आप लोगों को अगर हमारी बूथियाँ पसंद नहीं आई तो आप हमें स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं। उसके अलावा हमारे जर्नी ऑफ द पॉडकास्ट भी बन सकते हैं थ्रू Patreon और इजी पैसा। 0319360255 इज द नंबर। चिल मारो, एंजॉय योर लाइफ, वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।